बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल स्टैटिक्स आपकी किताब का नाम है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टैटिकल ग्राफिक्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ये जो हम स्लाइड्स पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमने जो अचीव करना है वो कौन कौन से टॉपिक हैं। हम डिफाइन करेंगे बार चार्ट एंड द पर्पस ऑफ द बार चार्ट, राइट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉस एंड कॉन ऑफ पिक्टोग्राम। प्रेस ऑन कॉन का मतलब होता है तमाम साइडों से किसी बात को समझना। एक्सप्लेन हिस्टोग्राम एंड ड्रा अ वेल शेप्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और ड्रा करेंगे बेल शेप्ड हिस्टोग्राम को। इन लिस्ट मेथड्स फॉर ड्राइंग एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है। डिजाइन एनी 4 क्वेश्चंस दैट आंसर यूजिंग स्कैटर प्लॉट, मेक पाई चार्ट एंड जस्टिफाई द क्राइटेरिया टू डिटरमिन वेदर पाई चार्ट इज राइट चॉइस। इंट्रोडक्शन क्या है जी इन स्लाइड्स का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज फॉर द पर्पस ऑफ इजियर इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल आपके पास इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि ग्राफ के ज़रिए जब हम बात समझते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाती है। जब भी हमने जो डाटा लिया होता है उस डाटा की जब हमने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डाटा के साथ साथ ग्राफिकल फॉर्म में भी कर दें तो बात को समझना ज़्यादा आसान होता है। जैसे हम ग्राफ की आगे मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ेंगे और उनकी पिक्चर्स को देखेंगे तो देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वही बात जो आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में दी हुई है वही बात जब ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने आती है तो आप बहुत जल्दी उसको पिक कर लेते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स एज सच डू नॉट कैच आवर अटेंशन unless they are presented in a interesting way। दूसरा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग वे है एज कंपेयर टू कोई भी इंफॉर्मेशन और तरीके से शेयर करना। जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो वे है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को प्रेफर करते हैं ताकि हम अपनी अटेंशन को कैच कर सकें जो बात हम शेयर करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। Graphical representation of data is the most commonly used interesting mode of presentation। और जो आपने graphical representation of data जो है उसको most interesting mode of presentation में जो है वो पेश किया जाता है या पेश करना चाहिए। अब ग्राफिकल चार्ट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स को या फॉर्म्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बार चार्ट्स। बार चार्ट्स क्या होते हैं, पहले हम आप लोगों के साथ उसकी थ्योरी शेयर करते हैं, फिर उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बार चार्ट आर कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू विजुअली डिस्प्ले टू कंपेयर वैल्यूज। बार चार्ट जो है बेसिकली वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में शो किया जाता है। आपके पास बार चार्ट के अंदर यानी बार चार्ट में आप वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आर इजी टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट। बार चार्ट के साथ ये इजीली क्रिएट भी हो जाता है और इसकी इंटरप्रिटेशन भी इजी है। डाटा फॉर अ बार चार्ट आर इंटर्ड इन कॉलम। बार चार्ट का जो डाटा है उसको कॉलम में एंटर किया जाता है। ईच न्यूमेरिक डाटा वैल्यू बिकम अ बार। हर एक जो न्यूमेरिक डाटा की जो वैल्यू है उसका एक बार बन जाता है। द चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट लेंथ ऑफ द डिफरेंट बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटेगरी। फिर जब डिफरेंट बार्स आपके पास बनी होंगी वो डिफरेंट कैटेगरीज के साइज को शो कर रही होंगी, उससे आप बार चार्ट के साइज बार आपके पास हर बार को दूसरे बार के साथ कंपेयर करके उसके साइज से उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कायम कर सकते हैं। X axis represent the different categories. The Y axis does have the scale and indicate the unit of measurement। जो X axis है वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज को जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि Y axis does have the scale and indicate the units of measurements। जिन यूनिट्स को मेजर करना है उसकी मेजरमेंट्स को इंडिकेट किया जाता है।
जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक बार चार्ट की एग्जांपल है। इसमें देखें कि आप मिसाल के तौर पर रिजल्ट्स शो कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो उसके लिए आप देखें कि आपके एक साइड पे एक एक्स एक्सिस वाली लाइन है। ये हमेशा जो ग्राफ होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल लाइन होती है। ये दोनों 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब आपके पास जो है एक्स एक्सिस जो है वो नॉर्मली आपके पास इंडिपेंडेंट होता है और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब आपने 3 टर्म का मिसाल के तौर पर रिजल्ट शो करना है, तो उसमें आप देखें कि फर्स्ट टर्म को के बार को ब्लू कर दिया, सेकंड टर्म के बार को आपके पास मैरून कलर का कर दिया और थर्ड टर्म के बार को ग्रीन शेड दे दिया। अब आपके पास एक्स एक्सिस में इंग्लिश, उर्दू, मैथ और पाक स्टडी 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट है। अब इंग्लिश के भी तीनों टर्म के 3 बार हैं, उर्दू के भी तीनों टर्म के 3 बार हैं और मैथ के भी तीनों टर्म के 3 बार हैं और पाक स्टडीज के भी तीनों टर्म के 3 बार हैं। तो ये आराम से कंपैरिजन इनके दरमियान हो जाएगा वैल्यूज के। देखिए इंग्लिश के 3 बार देखें आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें एवरेज जो रिजल्ट रहा वो 60% रहा या 60 नंबर तक रहा, और जबकि आपके पास सेकंड जो है वो 80 के राउंड अबाउट पहुंच रहा है, यानी 75 78 के राउंड अबाउट जो है वैल्यू आ रही है। जबकि आपके पास थर्ड टर्म में बच्चे जो है वो 100 के नजदीक, यानी आपके पास तकरीबन 92 90 या 90 प्लस की रेंज में बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। तो जो आपका थर्ड टर्म वाला बार है वो पहले दोनों बार से के प्रोपोर्शन के हिसाब से साइज में ज्यादा है। इसी तरह उर्दू का आप देखें कि जो फर्स्ट टर्म का बार है ब्लू है वो आपके पास साइज में ज्यादा है बनिस्बत सेकंड टर्म वाले बार के पर आपके पास मैरून के, और जो ग्रीन बार है वो दोनों से ज्यादा है आपके पास इंग्लिश की तरह। और मैथ में बच्चे के जो रिजल्ट्स हैं फर्स्ट टर्म में 80 से ज्यादा है आपके पास, सेकंड टर्म में 90 के राउंड अबाउट है और थर्ड टर्म में 100 के राउंड अबाउट है। यानी तीनों टर्म में है तो 80 से ज्यादा, लेकिन तीनों का जो प्रोपोर्शन लेंगे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के ज्यादा है, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के ज्यादा है। इसी तरह पाक स्टडी में आपके पास रिजल्ट देखें, तीनों का कंपैरिजन किया हुआ है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म में 50 के राउंड अबाउट रिजल्ट रह रहा है, सेकंड टर्म में जो है वो आपके पास 70 के राउंड अबाउट और थर्ड टर्म में 90 प्लस के राउंड अबाउट रिजल्ट रह रहा है। तो इस तरह बार के जरिए आप तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान भी कंपेयर कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट के तीनों टर्म के दरमियान भी आप रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। और ये चार्ट को देख के आप देखें कि कितनी आसानी से आपके पास तीनों टर्म्स के रिजल्ट जो है उसकी पिक्चर आपको लोगों के ज़हन में एज अ होल आ गई, बजाय कि आप सारे रिजल्ट्स अपने सामने रखते, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते, उनकी परसेंटेज देखते, फिर नंबर टू नंबर आप कंपेयर करते, वो इतना अट्रैक्टिव भी ना होता, इतनी जल्दी क्लिक भी ना करता। उम्मीद है इस बार चार्ट के डिस्प्ले के बाद जो पिछला पेज आपने पढ़ा है बार चार्ट के डेफिनेशन के बारे में या उसके कंसेप्ट के बारे में, तो उम्मीद है कि आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, यानी इसके फायदे भी क्या आ सकते हैं और इसकी लिमिटेशंस भी क्या हैं, यानी इसके नकाइस भी क्या हैं। दे शो डाटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप जो डाटा शो करते हैं, डाटा की कैटेगरी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक वैल्यू बार बार कितनी दफा आ रही है फ्रीक्वेंटली आपके पास जो है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। दे समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन इजी एंड इंटरप्रेटेबल वे। और ये समराइज बहुत ज्यादा अमाउंट का जो डाटा है उसको आसान और बेहतरीन तरीके से जो है उसकी वजाहत करता है, और उसको हम समराइज भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेज दिखाया तो आपको आराम से तीनों टर्म की समझ आ गई होगी कि किस सब्जेक्ट के किस टर्म में बच्चों ने ज्यादा परफॉर्म किया। द बार चार्ट एस्टिमेट कैन बी मेड क्विकली एंड इजीली, और इसका यह भी फायदा है कि यह चार्ट बड़ा जल्दी और बड़ा आराम से बन जाता है। दे आर इजी एक्सेसिबल
टू एवरीवन, और ये हर किसी के लिए आसान है। यानी अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे आसान रिप्रेजेंटेशन जो है वो बार चार्ट की है। अगर आप ग्राफ बनाना, ग्राफ की रिजल्ट सूरत में रिजल्ट शो करना चाहें, तो अगर आप बिगनर हैं, न्यू कमर हैं, तो आप बार चार्ट को आप फिर भी तब भी आप आसानी के साथ ड्रा भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं एज कंपेयर टू अदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। दे हैव आल्सो लिमिटेशंस, इसकी कुछ नकाइस भी हैं। वो क्या हैं? दे ऑफर रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये अक्सर जो है इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है। दे कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ है फॉल्स, यानी जो इंफॉर्मेशन सही नहीं भी होती वो भी मैनिपुलेट होने का चांस होता है। नेक्स्ट आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टो जैसी PIC पिक्चर की, जैसे आपके ज़हन में आता है कि पिक्चर की सूरत में जो ग्राफ आप शो करते हैं वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। पिक्टोग्राफ इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट कन्वे इट्स मीनिंग थ्रू अ पिक्टोरियल रिजेंबलेंस टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर मिलती जुलती फॉर्म होगी उसके जरिए उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पिक्टोग्राम कहलाती है। पिक्टोग्राम में इंक्लूड अ सिंबल प्लस ग्राफिक एलिमेंट सच एज बॉर्डर, बैक पैटर्न और कलर दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी बॉर्डर हो गया, बैक पैटर्न हो गया, या जो कलर आप यूज कर रहे हैं पिक्टोग्राम में वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं। पिक्टोग्राम इज अ काइंड ऑफ ग्राफ दैट यूज पिक्चर इंस्टेड ऑफ बार। पिक्टोग्राम में जो आप ग्राफ शो करते हैं वो पिक्चर की सूरत में करते हैं, ना कि बार की शक्ल में करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डाटा एंड एनालिसिस। अच्छा, साफ ज़ाहिर है कि जब हम बार ग्राफ यूज कर रहे हैं तो बार को यूज करेंगे, पिक्टोग्राफ ग्राम यूज कर रहे हैं तो पिक्चर को यूज करेंगे डाटा के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए और उसके एनालिसिस के लिए। पिक्टोग्राम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। पिक्टोग्राम हर वो कहता है कि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट्स है। दे आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, मेडिकेशंस, एजुकेशन, कंप्यूटर्स। तो अब बता दिए ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ट्रांसपोर्ट पे, मेडिकेशन में, एजुकेशन, कंप्यूटर में। प्रोस एंड कॉन्स क्या है पिक्टोग्राम के? दे इंप्रूव कंप्रीहेंशन ऑफ विजुअल और लिटरेसी डिफिकल्टीज। इसके ये आपके पास विजुअल और लिटरेसी डिफिकल्टीज को इंप्रूव करता है कंप्रीहेंशन के साथ। दे हैव द पोटेंशियल टू बी इंटरप्रेटेड मोर एक्यूरेटली एंड मोर क्विकली देन वर्ड्स, यानी इसमें ये पोटेंशियल होता है कि इसके जरिए इंटरप्रिटेशन ज्यादा एक्यूरेटली और क्विकली होती है एज कंपेयर टू अल्फाज के। दे कैन बी रिकग्नाइज्ड एंड रिकॉल्ड फार बेटर देन वर्ड्स, इसको रिकग्नाइज करना और रिकॉर्ड करना वर्ड्स की निस्बत ज्यादा बेहतर है। ऑन द अदर हैंड वेरी फ्यू पिक्टोग्राम्स आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है या दूसरी साइड भी है, इसकी लिमिटेशन भी है कि बहुत कम पिक्टोग्राम्स ऐसी होती है यूनिवर्सली जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी आसानी के साथ समझ सकते हैं। जो तो चीजें आपके इर्द गिर्द में हैं, जो तो पिक्चर्स, उनके जरिए तो आपने फौरन समझ लिया, लेकिन जो पिक्चर्स आपकी नजर से नहीं गुजरी है या कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं जो आपको मिक्स ही लगती हैं, तो वो भी फिर आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। दे हैव द पोटेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग द ऑपोजिट आर ऑफन अनडिजायर्ड मीनिंग विच कैन क्रिएट एडिशनल कंफ्यूजन। और समटाइम मैं कहता है पिक्चर्स को देखने के बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके जहन में आने लग जाती है जो एक्चुअली पिक्चर में बताना नहीं जा रही होती। पिक्चर में बताने का वो मकसद नहीं होता जो हमारी समटाइम अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, तो इससे भी समटाइम कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं। ये एग्जांपल है मिसाल के तौर पर कि आपके पास मंथ है जैसे है, तो आपके पास देखें कि आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल में देखें आपके पास कि मंथ के सामने लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ है। नंबर ऑफ लैपटॉप, जनवरी में 25 लैपटॉप आपके पास, फरवरी में 15 और मार्च में 20। अच्छा, तो आपके पास इधर से आप ये देखें, नीचे देखें आपने जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास आ गए, तो आपने ये लैपटॉप
का जब बात ही लैपटॉप की हो रही है तो आप लैपटॉप की ही पिक्चर लगा देंगे कि जनवरी में 25 लैपटॉप को डिस्प्ले की तस्वीरें लगा दें, फरवरी में 15 लैपटॉप की पिक्स लगा दें और मार्च में 20 लैपटॉप की पिक्चर लगा दें। यहाँ तो वैसे एग्जांपल के तौर पर बड़ी तस्वीर दिखाने के लिए थोड़े शो किए हुए हैं ना, तो एक्चुअली जितनी तादाद है उतनी तादाद के लैपटॉप आपके सामने पड़े हुए हों तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जनवरी में इतने लैपटॉप, मिसाल आपके 15-25 लैपटॉप सेल हुए हैं, तो उसके बजाय 25 की बजाय लिखने की बजाय 25 या कोई और फॉर्म हर लैपटॉप का लिखने की बजाय उसकी तस्वीरें लगा दी जाती हैं। तो ये फैक्टोरियल फॉर्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये लैपटॉप की पिक है, लैपटॉप की बात हो रही है, लैपटॉप की तादाद हो रही है। क्योंकि आप एक ही वक्त में आपके सामने 25 लैपटॉप पड़े होंगे तो आपके ज़हन में दो बातें तो आएंगी कि ये लैपटॉप की बात हो रही है और लैपटॉप की तादाद कितनी है, 25 है। 15 लैपटॉप की बात हो रही है और इस तरह 20 लैपटॉप की बात हो रही है। दोनों बातें एट अ टाइम आपके जेहन में आ जाएंगी। उसके बाद है जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है जी? हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ that provide a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within the range values। अब यहाँ हिस्टोग्राम में रेंज को देखा जाता है कि रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं। रेंज के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए आप हिस्टोग्राम को ड्रा करते हैं। हिस्टोग्राम क्या है? इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट प्रोवाइड विजुअल इंटरप्रिटेशन। किसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन? न्यूमेरिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन। और किसके जरिए? बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, और वो डाटा पॉइंट्स विद इन द रेंज वैल्यूज के अंदर लाई करते हैं। हिस्टोग्राम ग्रुप नंबर्स इनटू रेंज। हिस्टोग्राम ग्रुप्स जो हैं नंबर्स को किस में लेकर चले जाते हैं? रेंज के अंदर। हिस्टोग्राम लुक सिमिलर टू बार चार्ट। हिस्टोग्राम की जो लुक है वो मिलती जुलती है बार चार्ट के साथ, लेकिन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपके साथ शेयर की जाती है। द हाइट ऑफ द बार करस्पॉन्ड टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जितनी आपके पास बार की हाइट है वो उसकी रेलिवेंट फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है ऑफ द अमाउंट ऑफ डाटा इन द क्लास। यानी क्लास का वर्ड यूज कर लिया, क्लास की जगह पे कुछ और भी आपके पास सैंपल हो सकता है। हायर द बार इज द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा विल बी। जितना बार की हाइट ज्यादा होगी उतना डाटा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा शो हो रही होगी। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डाटा। जो मेन डिफरेंस है इन ग्राफ में वो बेसिकली लेवल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डाटा। जो आप डाटा को मेजर कर रहे हैं उसका लेवल को भी मेजर कर रहे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ, इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है बाकी ग्राफ और इसके दरमियान कि इसमें लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा किया जाता है। ये आप एग्जांपल्स देखें, ये बेल शेप्ड है आपके पास। देखें आपके पास एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है। ये ग्रेड है, यानी 50%, 60%, 70%। और वर्टिकली आपके पास स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट, 10, 15, 20। इसमें क्या शो हो रहा है? पहले ग्राफ को समझ लें आप कि आपके पास देखें कि 50 में कोई बच्चा भी नहीं है, यानी 50 से ज्यादा नंबर हैं। 60 नंबरों वाले, मिसाल के तौर पे इसको देखें कि 3 बच्चे आ रहे हैं, और 65 वाले जो है 60 और 70 के दरमियान भी एक बार चार्ट है, बार सा ग्राफ बना हुआ है। तो वो तकरीबन 5 से ऊपर और 10 से नीचे, तो 6 या 7 स्टूडेंट आ रहे हैं 65 नंबरों वाले। और 70 नंबरों वाले जो हैं वो 10 और 15 स्टूडेंट्स के दरमियान तकरीबन 12 या 13 स्टूडेंट आ रहे हैं। इसी तरह 75 जो नंबरों वाले हैं वो 15 स्टूडेंट है राउंड अबाउट, और 80 नंबरों वाले तकरीबन 20 स्टूडेंट हैं। 20 स्टूडेंट हैं जो 80 नंबर या 80 ग्रेड ले रहे हैं। और इसी तरह 85 वाले फिर 15 हो गए, 90 नंबर वाले जो स्टूडेंट है वो 10-12 हो गए, 95 वाले जो हैं वो आपके पास जो है वो भी 5-6 हो गए, और 100 में से 100 नंबर लेने वाले बच्चे जो है वो 20 में से 2 की है। अब बात समझ आ गई ना आप लोगों को कि ये आपके पास बार आ गया। अब इसके ऊपर हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। ये जो लाइन खींची है, इस लाइन में देखो कि जो कर्व बेल शेप कर्व बन रही है वो 80 वाले को टच कर रही है।
जिसको टच करके वापस आ रही है तो वो उसका आपके पास पीक वैल्यू है। इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। और इस कर्व से जहां पे ये इसका हाईएस्ट आपके पास कर्व की हाइट होती कर्व होती है, तो वो पॉइंट आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट शो कर रहा होता है। इसे बेल शेप्ड कहते हैं। अब बेल शेप्ड पिक्चर शोन बिलो यूजुअली प्रेजेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को हम आगे देखते हैं, राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। आपके पास राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम में क्या है, देखिए आपके पास एक हॉरिजेंटल और दूसरी वर्टिकल पॉइंट्स है, इसको नंबरिंग नहीं शो की हुई। अब आपकी वैल्यू देखें कि शुरू जब हो रही है उसके चौथे नंबर पे जो बार आ रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। पहले बार की सबसे कम, दूसरे बार की उससे भी ज्यादा, तीसरे बार की उससे ज्यादा, चौथे बार की सबसे कम ज्यादा, और पांचवें बार की फिर उससे कम, छठे की उससे कम, सातवें की उससे कम, आठवें की उससे कम, नौवें की उसके कम, 10वें की उससे भी कम। अब देखें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसके राइट साइड पे आपके पास बार कम है बार, और उसके लेफ्ट साइड पे आप देखें, अगर उसी वाली साइड पे मुंह करके खड़े हों तो उसके लेफ्ट साइड पे ज्यादा बार है। अगर उसकी अगर हम अपनी तस्वीर के अपोजिट साइड पे मुंह करके जैसे हमारे सामने लैपटॉप पर देखें तो फिर राइट साइड पे 3 है और लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास सॉरी लेफ्ट साइड पे 3 है और राइट साइड पे ज्यादा है। तो इस तरह की हिस्टोग्राम को राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम कहते हैं। और अगर पिछली जो डायग्राम देखी थी कि जो मैक्सिमम हाइट वाला बार है वो सेंटर में हो, उसके इधर भी जितने बार हों उतने ही बार दूसरी साइड पे हों, उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर आपके पास हाईएस्ट जो बार है उसके एक साइड पे कम बार हों और उसके दूसरे साइड पे ज्यादा बार हों तो उसे या तो राइट स्क्यूड कर्व कहते हैं या लेफ्ट स्क्यूड कर्व कहते हैं। अब इसके शुरू में देखें कि कम आपके पास 3 है टोटल तादाद बार की और आगे उसके जो है वो ज्यादा है, तो इसको राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्री आपके पास इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ दैट डिस्प्ले डाटा यूजिंग लाइंस दैट कनेक्ट पॉइंट प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसीज एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये ग्राफ की टाइप है जिसमें डाटा को डिस्प्ले किया जाता है लाइंस को यूज करते हुए। और वो जो लाइंस हैं बेसिकली दैट कनेक्ट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हुए एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, क्लासेस की मिड पॉइंट को देखते हुए या मिड पॉइंट को लेते हुए। दिस ग्राफ इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने जो भी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट की है उसकी शेप को अंडरस्टैंड करना है तो ये ग्राफ उसके लिए बहुत यूजफुल है। दे आर गुड चॉइस फॉर डिस्प्लेइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक आपके पास फ्रीक्वेंसी की टाइप है, उसको हम आगे देखेंगे भी सही कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिलहाल क्योंकि हम ग्राफ को समझ रहे हैं तो उसकी उसी हद तक हम अंडरस्टैंड रखते हैं कि आपके पास दे आर गुड चॉइस। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का को आपने जब डिस्प्ले करना होगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके लिए बेस्ट चॉइस है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज सिमिलर टू हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो शेप है वो हिस्टोग्राम से मिलती है या उस जैसी है। डिफरेंस क्या है कि दैट हिस्टोग्राम टेंड टू बी रेक्टेंगल व्हाइल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिजेंबल अ लाइन ग्राफ। आपके पास हिस्टोग्राम में आप बार की शक्ल बनाते हैं रेक्टेंगल वाला है, छोटे छोटे रेक्टेंगल की शेप आती है आपके पास, जबकि पॉलीगॉन में आप लाइंस को ड्रा करते हैं। ये देखें आपके पास कि ये आपके पास ग्राफ है, इसकी एक हॉरिजेंटल लाइन है जो स्कोर्स की है और एक इसकी वर्टिकल लाइन है जो फ्रीक्वेंसी की है आपके पास। अब देखें कि आपके पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजेंटल में पहली वैल्यू जो है 44.5 है, फिर 10 नंबर ऐड करते हैं तो 54.5, फिर 10 नंबर ऐड करते हैं तो 64.5, फिर 74.5, फिर 84.5, फिर 94.5, फिर 104.5। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45।
अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉइंट्स हैं, ये जो पहला पॉइंट पहली डॉट है आपके पास, जैसे आपके पास पहली डॉट 44.5 पे लगी हुई है, दूसरी डॉट 54.5 पे लगी है, तीसरी डॉट 64.5 पे लगी है, चौथी डॉट 74.5 पे लगी है, पांचवी डॉट 84.5 पे, और छठी डॉट 94.5 पे, और लास्ट डॉट जो है 104.5 पे लगी हुई है। ये जो डॉट होती है ये एक्चुअली वैल्यू होती है, ये अक्सर एक्चुअली दोनों की वैल्यू होती है कि इस पॉइंट पे इस स्कोर पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली डॉट है वो ये शो कर रही है कि जब स्कोर 44.5 था उस वक्त फ्रीक्वेंसी 0 थी, और जो दूसरी डॉट जो लगी हुई है ये इधर से आपके पास 54.5 के सामने है और वर्टिकली 5 आपके पास फ्रीक्वेंसी के सामने है। तो इस तरह दूसरी डॉट ये शो कर रही है कि जब स्कोर 54.5 था तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी 5 थी, यानी आपके पास 5 की तादाद 54.5 स्कोर पे 5 फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद एक्चुअली। तो इस तरह 64.5 पे जो तादाद है वो 10 है, 74.5 पे तादाद 30 है, 84.5 पे तादाद 40 है, 94.5 स्कोर के ऊपर तादाद फिर 15 है, और 104.5 के ऊपर तादाद फिर 0 हो जाती है। तो आपके पास ये टेस्ट स्कोर है एक पूरी क्लास का, जिससे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने कितने कितने स्कोर लिए या किस रेंज में लिए। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो पीछे आप उनसे आया था, तो मैंने कहा था कि आपके पास पॉलीगॉन को समझें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम्युलेट करना ना, सम करना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अकामुलेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन में अकामुलेट करते हैं। अ ग्राफ represents the cumulative frequency for the classes is called cumulative frequency graph or ogive. An ogive is drawn on the basis of cumulative frequency. ogive को हम ड्रा करते हैं cumulative frequencies की बेस के ऊपर। to construct cumulative frequency first we have to form cumulative frequency table। तो सबसे पहले, क्योंकि कम्युलेटिव तो डायरेक्ट नहीं आती ना, वो फ्रीक्वेंसीज को सम करके आपको निकालना पड़ता है कम्युलेटिव, तो उसके लिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट होगी ग्राफ की शक्ल में। द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। अपर लिमिट जो है क्लासेस की वो एक्स एक्सिस की सूरत में ड्रा करेंगे और वर्टिकली आप फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस की सूरत में ड्रा करेंगे। ये जैसे ये टेबल है, मिसाल के तौर पर 0 से 5 जो नंबर है वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो 2 बच्चों के 0 से 5 नंबर है ना, अलग अलग नंबर ना बनाते फिर हम। इस तरह 5 से 10 नंबर जो है की रेंज में नंबर वो 10 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पिछले 2 भी ऐड हो जाएंगे फिर टेबल में, 2 और 10 क्या हो गए 12। फिर 10 से 15 जो नंबर हैं वो 5 स्टूडेंट के हैं, तो पिछली फ्रीक्वेंसी 12 प्लस ये 5 कितने हो गए 17। 15 से 20 जो नंबर है वो 5 स्टूडेंट के हैं, तो 17 पहले फ्रीक्वेंसी है, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 हो जाएगी। ये टेबल है, तो इसके हवाले से फिर आप क्या करते हैं कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में ड्रा कर देते हैं और स्कोर एक्स एक्सिस में। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट क्या होता है कि अ स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड टू प्लॉट डाटा इन एक्स वाई प्लेन। स्कैटर प्लॉट आपके पास एक्स वाई जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन है, ज़हन में रखिएगा जो 2 डायमेंशन होता है उसे प्लेन का नाम देते हैं। प्लेन एक हमवार सतह होती है, जैसे टेबल एक प्लेन है, ठीक है ना, आपके पास आपकी बुक एक प्लेन है, ठीक है, जिसके 2 साइड्स हो, एक एक्स एक्सिस हो दूसरी वाई एक्सिस हो, है उसको हम प्लेन का नाम देते हैं। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, डाटा को प्लॉट करना है या डाटा को ड्रा करना है टू शो हाउ मच वन वेरिएबल और डाटा सेट इज अफेक्ट बाय अनदर, और जिसके ऊपर यह शो करना है कि एक सेट एक वेरिएबल या एक उसका डाटा कितना अफेक्ट करता है दूसरे वेरिएबल को या उसके डाटा को। पॉइंट्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट ऑफ डाटा, और जो पॉइंट्स हैं स्कैटर प्लॉट में वो 2 सेट ऑफ डाटा के रिलेशनशिप को शो करते हैं। पॉइंट्स आर कॉल्ड markers and position of these points depend on the values in the column sets on the xy axis।
एक्स वाई एक्सिस को आप अच्छी तरह से पहले भी समझ चुके हैं। स्कैटर प्लॉट गिव्स गुड विजुअल पिक्चर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ डाटा। दो सेट ऑफ डाटा की जो बहुत अच्छी विजुअल पिक्चर आप पेश करना चाहते हैं तो स्कैटर प्लॉट के जरिए हम शो करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डाटा सेट्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो सेट ऑफ डाटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कोरिलेशन का नाम देते हैं। A scatter plot is used to plot data in XY plane to show how much one variable or data set is affected by another. It is a point that show the relationship between two variables or two set of variables. ये सारा कंसेप्ट मैं आपको पिछली स्लाइड में भी दे चुका हूँ, उसी तरह मिलते जुलता ये जो आपके पास सेंटेंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। These points are sometimes called markers and positions of these points depend on the values in the column set on the XY axis. Scatter plot gives a good visual pictures of the relationship or association between two variables or data set and aids to interpretation of correlation कोफिशिएंट और रिग्रेशन मॉडल। तो एक दो लफ्ज का इसमें इजाफा हुआ है, अदरवाइज वो पिछली स्लाइड ही का तसलसल है ये वाले सेंटेंस कि जैसे हमने कोरिलेशन की बात की थी तो जब हमने दो सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करना है तो उसके अलावा रिग्रेशन मॉडल भी शो हो सकता है। ये टेस्ट है, कोरिलेशन एक टेस्ट है, रिग्रेशन मॉडल एक टेस्ट है। तो रिलेशन में जब दो के दरमियान रिलेशनशिप जब काज एंड इफेक्ट की सूरत में लिया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शक्ल में, तो फिर हम रिग्रेशन का टेस्ट लगाते हैं। अगर जस्ट रिलेशनशिप हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात ना हो, तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट लगाया जाता है। एग्जांपल्स देखें, जैसे वेट और हाइट है, ठीक है ना। अब इसके दरमियान जो है ये डॉट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ आपके पास डॉट ब्लू डॉट जो है, ये एक डॉट जो है वो रिलेशनशिप शो करता है दो सेट ऑफ डाटा के दरमियान। कि जैसे कोई भी ब्लू एक डॉट आप लेंगे, उसके नीचे आप देखेंगे कि उसकी वेट कितना बन रहा है और वर्टिकली देखेंगे उसकी हाइट कितनी बन रही है। यहाँ इसको लेबल नहीं किया हुआ, लेबल कर देते तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती कि आपके पास जो है कि इसके नीचे कितनी वैल्यू आ रही है वेट की और वर्टिकली उसके बिल्कुल सामने हाइट की कितनी वैल्यू आ रही है। किसी भी डॉटेड ब्लू लाइन को आप हाइट, आपके पास हाइट और वेट के हिसाब से, जहां पे ये पॉइंट वर्टिकली हाइट के सामने कहां पे है और हॉरिजॉन्टली आपके पास वेट के सामने कहां पे है। पाई चार्ट्स, आप पाई चार्ट की अब बात करते हैं। पाई चार्ट्स डिस्प्ले डाटा इन एन इजी पाई स्लाइस फॉर्मेट विच वेरिंग साइज। वो पाई आपने जैसे देखा ना, जैसे आपके पास पिज्जा के पीस कर देते हैं तो आपके पास टुकड़े टुकड़े, आपके पास या प्लेट है उसके कुछ हिस्सा, कुछ जगह ज्यादा कुछ कवर कर दी, कुछ हिस्सा बच गया, तो उसके लिए जो आपको चार्ट की जरूरत होती है, जैसे 1/3, 2/3, 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, इस तरह से जब वैल्यू का डिस्प्ले करना हो तो वो पाई चार्ट के जरिए करते हैं। A pie chart display data in an easy pie slice format with varying size. The size of slice tells how much data exists in one element. पाई इसके जरिए, स्लाइस के जरिए हमें पता चलता है ना कि आपके पास वो जो आपके पास चार्ट बना है उसमें कितना डाटा एग्जिस्ट करता है किसी भी एलिमेंट का। बिगर द स्लाइस द मोर ऑफ द पार्टिकुलर डाटा वाज गैदर्ड एंड वाइस वर्सा। जितना स्लाइस बड़ा होगा हम समझेंगे उतना डाटा ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास पिज्जा है ना, उसके आप टुकड़े करते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक पिज्जा है, छोटा पिज्जा भी और बड़ा पिज्जा भी है। छोटा पिज्जा है उसके भी आप मिसाल के तौर पर 4 टुकड़े कर सकते हैं, बड़ा पिज्जा उसके भी 4 टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन छोटे पिज्जे के जो 4 टुकड़े होंगे उनके एक स्लाइस का जो साइज होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू जब आप बड़ा पिज्जा काटते हैं उसके एक स्लाइस का साइज बड़ा होगा। तो इस तरह से आप डाटा जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा, जितना स्लाइस का साइज है किसी भी आपके पास एलिमेंट का उतना उसका डाटा गैदरिंग है। पाई चार्ट आर मेनली यूज टू शो कंपैरिजन अमंग वेरियस सेगमेंट ऑफ डाटा। वेरियस सेगमेंट ऑफ डाटा के कंपैरिजन को शो करने के लिए भी पाई चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। When atoms are presented on a pie chart, it is easily to see which atom has maximum frequency. जब एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट में तो आराम से हमें पता चल जाता है किस एटम की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और विच इज नॉट, और विच एटम इज द मोस्ट पॉपुलर एंड विच इज नॉट। तो इस तरह किस एटम की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है, इसी तरह कौन सा एटम मोस्ट पॉपुलर है और कौन सा एटम नहीं है।
ये आपके पास ये देख लें हैं? ये आपको पिक्चर आपके पास एक तरह से डिम सी पिक्चर आपके को पास लिखी हुई तो आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन जो अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको देखें, आपके पास इसमें नंबर ऑफ स्लाइस हैं, मल्टी कलर्स में है, कोई कोई टुकड़े छोटे छोटे हैं और कोई टुकड़े बड़े बड़े हैं। जैसे बड़े बड़े टुकड़े आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि आपके पास जो है, आपके पास मैं आपको बताऊं कि अगर ये पता चल, ये देखें कि ये वाला टुकड़ा हो गया, ये वाला टुकड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक है ना, और ये भी इसका और पिछले वाला टुकड़ा तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं, ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है, ये तकरीबन ये टुकड़े आपस में बराबर हैं। तो आपके पास ये भी तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आगे फिर देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं लेकिन ये आपस में बराबर है। तो जितना किसी आपके पास टुकड़ा या स्लाइस होगा, उतना उसके जो इंफॉर्मेशन डाटा आपके पास आ रहा है, उसका गैदरिंग डाटा, उसकी साइज आपके आपके वो डाटा कम होगा। जितना टुकड़ा बड़ा होगा उतना उसका साइज जो डाटा का है वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप पाई चार्ट को आराम से समझ सकते हैं कि आप मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा, और उसको बताना है कि किसका कितना डाटा आपके पास इकट्ठा हुआ। तो ये टुकड़े या स्लाइस आपको बता देते हैं कि किस का डाटा जो है वो ज्यादा है और किसका डाटा कम है। जैसे जेंडर का मिसाल के तौर पर डाटा, ये पाई चार्ट है, गोल से बना हुआ है सर्कल। अब इसमें एक ब्लू शेड है और एक पास आपके पास ऑरेंज शेड है। तो आप देखें ब्लू शेड की तादाद ज्यादा है, हाफ से भी ज्यादा है, और आपके पास जो ऑरेंज शेड है वो हाफ से कम है। तो इसमें देखें 56% मेल है, 44% फीमेल है। तो साफ जाहिर है कि एक आपके पास सर्कल बॉल शेप में पाई है, तो उसमें 50 हाफ करेंगे तो 50-50 हो जाएगा। इसी बॉल को हाफ में काट दें तो 50-50, हाफ से ज्यादा ब्लू शेड हो गया तो वो 56 हो गया, हाफ से कम ऑरेंज शेड हो गया फीमेल, वो 44% हो गया। आपको आराम से बात समझ आ गई। जनरल रूल्स फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन, कुछ जनरल रूल्स हैं डाटा की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। सूटेबल टाइटल, make sure that the appropriate title is given to the graph which indicate the subject of the presentation। कि आप make sure इस चीज को श्योर कर लें जो appropriate title आप दे रहे हैं ग्राफ को, वो आपकी सब्जेक्ट को प्रेजेंट भी कर रहा हो। मेजरमेंट यूनिट्स मेंशन करें, द मेजरमेंट यूनिट इन द ग्राफ प्रॉपर स्केल के साथ। टू रिप्रेजेंट द डाटा इन एन एक्यूरेट मैनर चूज अ प्रॉपर स्केल। अगर आपने एक्यूरेट मैनर के साथ आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करनी है तो प्रॉपर स्केल को चूज करेंगे आप। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स द अप्रोप्रिएट कलर, शेड, लाइन, डिजाइन इन द ग्राफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डाटा सोर्स, डाटा ले कहां से रहे हैं? इंक्लूड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर एवर इट इज नेसेसरी एट द बॉटम ऑफ द ग्राफ। जहां से भी आप डाटा ले रहे हैं उसको ग्राफ के बॉटम में शो करें। कीप इट सिंपल, कंस्ट्रक्ट द ग्राफ इन एन इजी वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। वो ग्राफ चूज करें जिसकी समझ सबको आ जाए कि आप क्या डाटा शो करना चाह रहे हैं। नीट, चूज द करेक्ट साइज, लेटरिंग, colors in such a way that the graph should be a visual aids for the presentation of the information। यानी इस तरह का नीट एंड क्लियर कट होना चाहिए कि देखते ही आपको उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन समझ आ जानी चाहिए। टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन आपके पास आपने पीछे पढ़ लिया। फर्दर मैं बताता हूं कि कितनी किस्म की प्रेजेंटेशन है डाटा की। लाइन ग्राफ की शक्ल में डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, बार ग्राफ की शक्ल में डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, हिस्टोग्राम की शक्ल में डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, लाइन प्लॉट की शक्ल में जो है वो डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी टेबल की सूरत में डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, सर्कल ग्राफ की शक्ल में डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, स्टीम एंड लीफ प्लॉट की शक्ल में डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की शक्ल में भी डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है। इनका जो फर्दर इसके अंदर किस तरह के चार्ट आ सकते हैं उनकी डिटेल भी दी हुई है और ये सारे चार्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारी आज की प्रेजेंटेशन मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको आज की प्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तवज्जो से सुनने का।